हेलो दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आपका हेल्प में स्वागत करता हूं। तो कल हमने पढ़ा था मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में दम्यक नामक स्थान पे हो जाती है और ये अपना राजपाट जो भी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। तो आइए आज दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट करें। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन चलता है। तो आज आप दिल्ली सल्तनत हेडिंग लगा लेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास आपका चल रहा था, उसमें आप दिल्ली सल्तनत आज पढ़ने वाले हैं। आज आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आज की क्लास के बाद आप डेली क्लास लेने का दिल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत आप हेडिंग डाल लेंगे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मैंने बता दिया है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है, तो 1206 से 1526 ईस्वी तक। 1206 से 1526 ईस्वी तक। देखिए दिल्ली सल्तनत से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं सब पहले आपको बता दूं। आपसे ये पूछ लेगा कि इस पे कितने वंशों ने शासक किया, तो आप आसानी से बताएंगे कि 5 वंशों ने शासक किया। सबसे ज़्यादा किस वंश ने शासन किया, ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। और सबसे किस वंश ने कम शासन किया, ये भी आप बताएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, गुल खिले तुमसे लोधी। आइए बात करते हैं एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, प्रथम तुर्क मस्जिद किसने बनवाई। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के लिए ट्रिक। तो ट्रिक है आपकी जो 5 वंशों को याद करने की है। गुल खिले तुमसे, गुल खिले तुमसे लोधी। देखिए ये बहुत इजी ट्रिक है, मैंने ये खुद से बनाई है और आप भी चाहें तो बना सकते हैं। तो पहला वंश आपका आ जाएगा गुल। देखिए गुल से आपका हो जाएगा गुलाम वंश। गुल से आपका हो जाएगा कौन सा वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश। देखिए खिले से आपका हो जाएगा खिलजी वंश। खिले से आपका क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश। और देखिए आपका तुम से हो जाएगा, तुम से तुगलक वंश। तुगलक वंश। और से हो जाएगा आपका सैयद वंश। ये आसान सी ट्रिक है, आप भी चाहें तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग आप भी बना सकते हैं। मैंने तो अपने से ही बनाई है ट्रिक, सैयद वंश। और लास्ट आपका लोधी से हो जाएगा लोधी वंश। अब हम इनके शासनकाल के बारे में बात करेंगे। लोधी से आपका हो जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश। अब इनके शासनकाल के बारे में बात करेंगे, कौन कितने तक कार्य करता है। तो देखिए सबके शासनकाल के बारे में बात करेंगे। जो आपका गुलाम वंश था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए गुलाम वंश था आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन होगा। फिर आपका खिलजी वंश है, 1290 से 1320 तक शासन होगा। फिर 1320 ईस्वी से 1414 तक तुगलक वंश शासन करेंगे। इसके बाद सैयद वंश आपका 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन करेंगे। और 1451 से 1526 ईस्वी तक आपका कौन शासन करेगा, तो लोधी वंश शासन करेगा। तो चलिए इनका शासनकाल लिख लेते हैं। 1206 से 1290 ईस्वी कौन शासन करेगा आपका, 1206 से गुलाम वंश। और ये लगभग कितने वर्ष शासन कर रहे हैं, 84 वर्ष। देखिए ये डेटा पूछेगा, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ सब आपको आसानी से बताया जा सके कि सबसे ज़्यादा वर्ष तक कौन शासन करता है, आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए अब खिलजी जो शासन करते हैं 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये आपका वर्ष कितना हो जाएगा, 90 और 20 तक ये 30 वर्ष हो जाएगा आपका, 30 वर्ष। अब देखिए अब ये जो तुगलक हैं वो 1320 से लेकर 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक शासन करते हैं। 1414 ईस्वी तक शासन कौन करते हैं। और आपको ये डेटा कितने वर्ष हो जाएगा, तो ये आपका 94 वर्ष हो जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 94 वर्ष। अब बात करेंगे सैयद वंश की, जो 1414 से 1451 तक शासन करेंगे। ये 1414 से 1551 तक शासन होगा इनका। आप इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे कितना वर्ष होगा, तो आपको 37 वर्ष से ज़्यादा ये कैलकुलेशन करने पे नहीं आएगा। तो ये कितने वर्ष शासन करेंगे, 37 वर्ष।
अब देखिए जो लास्ट लोधी था वो 1551 से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। 1551 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये आपका कितना वर्ष हो जाएगा, तो आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो 75 वर्ष हो जाएगा, 75 ईयर्स। अब देखिए आपसे ये भी पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा किस वंश ने शासन किया, तो आप देखिए मैंने सारा डेटा आपको लिख दिया। तो सबसे मैक्सिमम किसने शासन किया, मैक्सिमम पूछेगा तो आप देखिए ये तुगलक वंश है आपका, सबसे ज़्यादा शासन करेगा। ठीक है, और आप कहीं एरर लगे तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे 1451 मैंने बोला लेकिन मैंने गलती से लिख दिया था 1551, तो यहाँ पे 1451 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम वर्ष तक शासन करने वाला कौन था, आपका ये तुगलक वंश। कितने वर्ष तक शासन किया, 94 वर्ष तक। और देखिए सबसे कम वर्ष तक आपका शासन करने वाला कौन था, खिलजी वंश। और कितने वर्ष तक शासन करते हैं, 30 वर्ष। तो इस ये लिख लेना मिनिमम मैंने मिनिमम लिख दिया और मैक्सिमम सबसे अधिक और सबसे कम आप आसानी से बता सकते हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। इसको कई नामों से जाना जाता है, गुलाम वंश, इलवरी वंश, दास वंश, मामलूक वंश। ये सारे नाम मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लें। आप ये सब डेटा नोट कर लिए होंगे, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो मैं इसे इरेज कर दूं। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि दिल्ली पे कितने वंशों ने शासन किया, तो आप आसानी से बता देंगे कि 5 वंशों ने शासन किया। और आसानी से मैंने आपको ट्रिक दे दी, गुल खिले तुमसे लोधी। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आगे भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज बात करने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में, और इसके बाद कुतुबुद्दीन के बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला शासक था। तो ये मैं ट्रिक इरेज कर दे रहा हूँ, आप सब नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। मुझे लग रहा है आपको आज क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए तब तक नहीं बोलता जब तक आपको मज़ा ना आए। तो आप देखिए मैंने स्टार्टिंग में यही नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बस आपको अच्छा लगे तभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। तो आप हेडिंग डाल लीजिए गुलाम वंश, इलवरी वंश। इलवरी और इलबरी दोनों मिलता है, तो आप जो मर्जी करें वो लिख लेंगे। इलवरी वंश, दास वंश, मामलूक वंश, ये इतने नाम हैं। ठीक है, गुलाम वंश, इलबरी वंश, दास वंश और मामलूक वंश। इनका शासनकाल मैंने आपको अभी बताया 1206 से 1290। तो लिख लेंगे गुलाम वंश का शासन कब से कब तक था, तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। कई लोग इसे 3 भागों में और बांटते हैं, अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख लेंगे, बस आपको समझाने के लिए है ये चीज़ें। लिख लेंगे कुतुबी वंश। इसके बाद लिखेंगे प्रथम इलवरी वंश। और तीसरा भाग है जिसमें बांटते हैं द्वितीय इलवरी वंश। क्या, द्वितीय इलवरी वंश। इसी वंश को 3 भागों में बांट देते हैं। और इनका शासनकाल आप देखेंगे तो 1206 से 1210 हो जाएगा। किसका, पहले वाले का। कितना हो जाएगा, 1206 से 1210 ईस्वी। किस वंश का, तो आपका कुतुबी वंश का शासन कब से कब तक हो जाएगा, 1206 से 1210 ईस्वी। इसके बाद आपका प्रथम इलवरी वंश का शासन 1211 से 1266। किसका, प्रथम इलवरी वंश का 1211 ईस्वी से 1266 ईस्वी। और द्वितीय इलवरी वंश का आपका शासन हो जाता है 1266 से 1290। 1266 से 1290। किसका, इसका 1266 से 1290 ईस्वी। आपके लिए ये डेटा कोई ज़रूरी नहीं था, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने लिखवा दिया। प्रथम इलवरी, द्वितीय इलवरी, कुतुबी वंश, ये सब
अब चलिए आप इसे इरेज कर लेंगे और पहले शासक गुलाम वंश के पहले शासक के बारे में बात करें, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आप नोट करते चल रहे होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। आगे अब बढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ। पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही ये ठीक ठाक राजा था और थोड़ी बहुत कमियां भी थी। वैसे तो चांद में भी दाग है, कमियां तो सब में होती हैं कुछ न कुछ। चलिए बात करते हैं। इसका शासनकाल आपका हो जाता है 1206 से 1210 ईस्वी से। किसका शासन हो जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 ईस्वी। इससे जो भी रिलेटेड पॉइंट्स होंगे मैं आपको एक एक पॉइंट लिखवा दूंगा, आप उसकी बिल्कुल टेंशन न लें। देखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है, तो इसके बाद इसी को सत्ता संभालनी होती है। और एक क्या करते हैं, लाहौर के कुछ होते हैं तुर्क अधिकारी, लाहौर के तुर्क अधिकारी होते हैं, इसे लाहौर बुलाते हैं और वहाँ के नागरिक भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लाहौर आ जाइए, और उसे कहाँ का राजा बना देते हैं? लाहौर का शासक बना देते हैं या राजा बना देते हैं। इसके बाद ये न तो सुल्तान की उपाधि धारण करता है, न खुतबा पढ़वाता है, एक और मलिक व सिपा सलार की उपाधि धारण करता है। ये इसके कुछ रिलेटेड पॉइंट्स थे। तो आप पहला पॉइंट्स लिखेंगे, यह दिल्ली का संस्थापक था, यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह लाहौर का शासक बना, लाहौर का शासक बना व लाहौर को राजधानी बनाया, व लाहौर को राजधानी बनाया। ठीक है। और देखिए, लाहौर से ये अपना शासन चलाने का काम करता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे जो भी पॉइंट्स होंगे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। कौन करता है ये? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है इसे। इसके बाद ये लाहौर का शासक बनता है और लाहौर से ही अपना क्या करता है? शासन चलाने का कार्य करता है। अब ये नए राज्यों को जीतने का काम नहीं करेगा, ये जितना भी जीता था उस पर अपना शासन बहुत कड़क बनाएगा, मतलब उसी को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करेगा। अब आप अगला पॉइंट लिख लेंगे इसके बारे में, किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, इसने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना खुतबा पढ़वाया, ना खुतबा पढ़वाया। देखिए, ये ना तो सुल्तान की उपाधि धारण करेगा, ना खुतबा पढ़वाएगा। मैंने बताया अभी कुछ देर पहले आपको कि इसने मलिक व सिपा सलार की उपाधि धारण की थी। इसने मलिक व सिपा सलार की उपाधि धारण की, सिपा सलार की उपाधि धारण की। अगर आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। अगर करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अगले पॉइंट की बात करेंगे हम। आप आगे देखिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं। अभी तो कुछ नहीं है, आपको आगे और मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगले पॉइंट्स की हम बात करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि आप, इसका एक भाई होता है, किसका? मोहम्मद गोरी का, जिसका नाम होता है गयासुद्दीन गोरी, और इसे 1208 ईस्वी में इसे दास प्रथा से मुक्त कर देगा। 1208 ईस्वी में 1208 ईस्वी में गोरी के भाई गयासुद्दीन ने ऐबक को दास प्रथा से मुक्त किया। ऐबक को किससे मुक्त कर दिया? दास प्रथा से। ऐबक को दास प्रथा
से मुक्त किया। देखिए जो गयासुद्दीन गोरी था वो किसका भाई था? मोहम्मद गोरी का। और इसको मुक्त कर देता है कि अब आप हमारे दास नहीं हैं, आप शासक बन के स्वतंत्र रूप से रहिए। और देखिए अब अपने ये साम्राज्य विस्तार का कार्य करेगा कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए ये बहुत ही चालाक था, इसलिए साम्राज्य विस्तार करने के लिए शादी वादी करता है। अपनी देखिए पहली बार तो ये शादी करेगा अपनी ताजुद्दीन याल्दोज की बहन से, ये शादी खुद कर लेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला पॉइंट डाल के लिख लिए, इसने अपना विवाह ताजुद्दीन याल्दोज की बहन से करता है। किसका विवाह? अपना विवाह बहन से करता है। और इसकी 2 पुत्रियां भी होती हैं। एक इतिहासकार है वो लिखते हैं कि इसकी 3 पुत्रियां थी, लेकिन मैं 2 पुत्रियों का विवाह बताऊंगा। एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करता है और दूसरी पुत्री का विवाह कुबाचा से करता है। तो लिखिए, इसने अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश और दूसरी पुत्री का विवाह किससे कराता है? तो कुबाचा से कराता है। विवाह कुबाचा से कराता है। किससे कराता है? तो कुबाचा से कराता है। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि के बारे में बात करेंगे, तो आप ये इरेज कर लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की अब हम उपाधि लिखेंगे। इसकी तीन उपाधियां खास हैं। आप सब तो जानते होंगे कि एक लाख बख्श इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है, जो लाखों के दान देने के कारण इसका नाम लाख बख्श पड़ता है। तो आप पहली उपाधि लिखेंगे, उपाधि करके। उपाधि किसकी उपाधि है ये? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि। पहली उपाधि लिखिए, लाख बख्श। देखिए लाख बख्श इसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये दान बहुत देता था। दान देने के कारण, मैं आपको कारण इसलिए लिखवा दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि लाख बख्श मतलब होता क्या है। और दूसरी उपाधि क्या थी इसकी? कुरान खान। ये कुरान की अध्यायों को बहुत सुरीले स्वर में गाता था, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता था? कुरान खान। ठीक है, कुरान अध्यायों को सुरीले स्वर में गाने की वजह से, सुरीले स्वर में गायन करता था, इसलिए। ठीक है। और तीसरी उपाधि इसकी थी, जो एक इतिहासकार हैं आपके मिनहाज उल सिराज, इन्हीं ने दी थी, हातिम द्वितीय की। हातिम द्वितीय किनके अनुसार? तो मिनहाज उल सिराज के अनुसार। मिनहाज उल सिराज एक इतिहासकार है, मिनहाज उल सिराज, जो इसके बारे में ऐसा लिख दिए हैं। किसके बारे में? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो इसकी उपाधि क्या हो जाती है? लाख बख्श, कुरान खान, हातिम द्वितीय। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य के बारे में बात करेंगे। और ये महान संरक्षक भी होता है किसका? साहित्य का, उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखिए कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण लिख लीजिए, साहित्य संरक्षण। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का साहित्य संरक्षण। चाहे ये भी लिख सकते हैं, साहित्य संरक्षण। ये एक अच्छा साहित्य संरक्षक भी था, इसलिए लिखिएगा इसका साहित्य संरक्षण। किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये साहित्य जो लिखते थे उनको बहुत संरक्षण देता था। तो ये
अदाब उल हर्ब और अलभुजता के लेखक थे फ़क्र मुदब्बिर, उनको देता है। और ताजुल मासिर के लेखक हसम निजामी होते हैं, उनको भी देता है। तो लिखिए ताजुल मासिर के लेखक, ताजुल मासिर के लेखक हसम निजामी को, हसम निजामी ये नाम है, हसम निजामी और दो लेखकों को ये संरक्षण देता है। किसको? पहले ताजुल मासिर के लेखक हसीम निजामी और आदाब उल हर्ब और अल भुजता के लेखक थे फ़क्र ए मुदब्बिर, उनको ये देता है। तो लिखिए और आदाब उल हर्ब, ये पुस्तक का नाम है, आदाब उल हर्ब और अल भुजता के लेखक, और अल भुजता के लेखक, अभी अभी मैंने आपको बताया कि आदाब उल हर्ब और अल भुजता के लेखक कौन थे? तो फ़क्र ए मुदब्बिर। कौन थे? फ़क्र ए मुदब्बिर, फ़क्र ए मुदब्बिर, मुदब्बिर। आप द ऐसे भी बना सकते हैं, फ़क्र ए मुदब्बिर को संरक्षण दिया, संरक्षण दिया। किनको किनको दिया ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। किसको? देखिए ताजुल मासिर एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक हसम निजामी थे और आदाब उल हर्ब और अल भुजता के लेखक कौन थे? फ़क्र ए मुदब्बिर। इन दोनों लोग को संरक्षण प्रदान करता है। तो आप इसका साहित्य संरक्षण भी देख लिए। अब हम बात करेंगे इसके निर्माण के बारे में कि क्या क्या निर्माण करवाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका लास्ट पॉइंट रहेगा क्या क्या निर्माण कराता है। तो आप इसका अगला पॉइंट डाल के लिख लेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य। क्या लिखेंगे आप? कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य। तो हेडिंग आप डाल लेंगे निर्माण कार्य। किसका निर्माण कार्य? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी का निर्माण कार्य के बारे में आप पढ़ेंगे। तो लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण कार्य। ठीक है। भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद का निर्माण करवाता है, उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो पहला पॉइंट आप डाल के लिखेंगे कि भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद, भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद किसका? तुर्क मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम था मस्जिद का? कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये टाइम पीरियड अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में बना के 1197 ईस्वी में यही मस्जिद का निर्माण, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कब करवाता है? तो आपका कराता है 1197 ईस्वी में। और इसके बाद दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत बख्तियार काकी की याद में ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाता है, लेकिन इसे पूरा नहीं करवा पाता था। ये सोचा था कि इसे 4 मंजिला बनवाऊंगा, लेकिन जब 1 मंजिला का कार्य करता है तब तक इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और बाकी का निर्माण कार्य कौन कराएगा? पूरा कुतुब मीनार का तो इल्तुतमिश करवाता है। तो लिखिएगा दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती संत, प्रसिद्ध चिश्ती संत बख्तियार काकी, उनका क्या नाम था संत का? बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। निर्माण कार्य क्या कर दिया? शुरू किया। और मैंने आपको बता ही दिया कि 1 मंजिला पूरा हुआ था तब तक इसकी मृत्यु हो जाती है और लास्ट में आपका इल्तुतमिश पूरा करवाता है। और आप इसके बारे में सुने होंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत फेमस है जो अजमेर राजस्थान में पड़ता है। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा।
तो आप लिख लेंगे, ये ज़्यादा हो गया पॉइंट तो हम इरेज कर लेंगे इसको। तो आप ये दोनों पॉइंट्स को इरेज करके लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कौन कराएगा? यही कराएगा। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण, 2.5 दिन का झोपड़े या झोपड़ा का निर्माण। ये कहाँ पड़ता है? तो आप ब्रैकेट में करके, नीचे इसके ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ता है। एक आप हरिकेली नाटक के बारे में जानते होंगे, जो बिगरा राज चतुर्थ के शासनकाल में था। इसी मस्जिद को, मतलब जो बिगरा राज चतुर्थ थे उनका मतलब एक माना जाता था कि ये संस्कृत मठ था, उसी को ये तोड़वा कर क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। आज भी वहाँ पे जाएंगे तो बिगरा राज चतुर्थ के वो कुछ लाइनें देखने को मिल जाएंगे उस मस्जिद में, जो बिगरा राज चतुर्थ ने अपने हरिकेली नाटक में लिखा था। ठीक है, तो आप एक बिगरा राज का नाटक लिख सकते हैं कि बिगरा राज ये चालुक्य वंशी शासक थे। ठीक, विग्रह राज कौन? विग्रह राज 4th चालुक्य वंशी शासक, चालुक्य वंशीय शासक। इनका नाटक क्या था? हरिकेली। इसकी हरिकेली की कुछ लाइनें कहाँ मिल जाएगी? इस मस्जिद में देखने को मिल जाएगी, या 2.5 दिन का झोपड़ा था इसमें देखने को आपको मिल जाएगी। तो जो आप अगली बात करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बारे में मैंने जो भी खास पॉइंट थे आपको बता दिया। और इसकी मृत्यु जानते हैं, चौगान खेलते हैं, जो घोड़े से गिरकर इसकी लाहौर में मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। तो इसका लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, मृत्यु। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हो गई। इसकी मृत्यु लाहौर में हुई। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु चौगान खेलते हो गई। और वैसे ये चौगान जानते हैं क्या था? वर्तमान का जो पोलो खेल है वो सेम टू सेम पहले का चौगान हुआ करता था। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आपका डेली कमेंट आते हैं कि सर और आगे पढ़ाइए। मैं आपको कोशिश करता हूँ पूरी से अच्छे डेटा देने का। आज अगर आपको क्लास में मज़ा आया, ट्रिक स्टार्टिंग वाली अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब शेयर कुछ भी करना ना भूलें। बस थैंक यू। आज के लिए केवल इतना ही।